स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं पाचन तंत्र की। डाइजेस्टिव सिस्टम 12th क्लास में बायोलॉजी में 22वां लेसन है अपना। इस यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है जो आपको दिखाई दे रहा है मानव का। इसके अंदर हम पाचन तंत्र को बना के मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से डायग्राम भी बनता है, सबकी बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि पाचन तंत्र में पाचन का क्या मतलब है। पाचन का मतलब होता है कि जब हम भोजन खाते हैं तो उस भोजन का हमारे शरीर में पाचन होता है, और जब पाचन होता है तो उससे हमें भोजन के पचने से ऊर्जा प्राप्त होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनेगी। हम जो ईटीएस क्रेब्स चक्कर जो पढ़ेंगे उसके दौरान, और जो अपचित भोजन होगा उससे मल का निर्माण होगा, जिसे समय समय पर गुदा द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाएगा। हम पाचन की बात करते हैं। सबसे पहले पाचन की परिभाषा पढ़ते हैं। पाचन क्या होता है, तो आप ये बताएंगे कि जटिल भोज्य पदार्थों से सरल, घुलनशील और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाए या उनको उसमें परिवर्तित कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। देखिएगा, जटिल भोज्य पदार्थों को जो हम भोजन खा रहे हैं, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वो जटिल रूप में होता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल, घुलनशील, कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन जो होता है ये जब हम पाचन क्रिया हमारे शरीर में होती है तो उससे होता क्या है कि भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्व या अवयव जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और उन अवयव या पोषक तत्वों का क्या करना होता है, हमें पाचन करना होता है। आपने पढ़ा होगा 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, खनिज लवण, विटामिन और जल होते हैं। उन अवयवों का हमें क्या करना होता है, पाचन करना होता है। उन्हें ये जो होते हैं ये बड़े रूप में होते हैं पोषक तत्व, और इनको जटिल रूप में होते हैं, इनको सरल रूप में तोड़ते हैं। ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च जो होता है ये जटिल होता है, इसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार हम वसा की बात करें तो वसा जो होती है या जो लिपिड होता है, हम इसको लिपिड भी बोल सकते हैं। लिपिड जो होता है इसे वसा अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में तोड़ दिया जाता है। वसा अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड में तोड़ देंगे या परिवर्तित कर देंगे। इसी प्रकार जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देंगे। एमिनो अम्ल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, शॉर्ट में एमिनो एसिड लिखा जाता है, वैसे इसको एमिनो एसिड। एमिनो अम्लों के द्वारा क्या बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं। तो प्रोटीन किस में टूट जाते हैं, एमिनो अम्लों में। वसा अम्ल मोनोग्लिसराइड द्वारा लिपिड बना होता है, लिपिड इसमें टूट जाता है। स्टार्च का निर्माण ग्लूकोज से होता है, स्टार्च किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। इसी प्रकार अगर आगे बात करें तो जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को शॉर्ट में एन लिख रहा हूं मैं। डीएनए आरएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए आरएनए जो है इनको किस में तोड़ दिया जाता है, तो आप बताएंगे जो एन क्षारक होते हैं। डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं, एन क्षारक के। और किसके बने होते हैं, तो इसमें पेंटोस शर्करा होती है। इसके अलावा ये किसके बने होते हैं, तो इसमें फास्फेट समूह होता है। यानी कि एन जो नाइट्रोजन क्षारक जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए आरएनए, इनको किस में तोड़ दिया जाता है, एन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फास्फेट में तोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें इन पदार्थों का ये जो अवयव है इनको सरल, छोटे, कार्बनिक, घुलनशील पदार्थों में तोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं थोड़ा। अगर हम बात करें पाचन तंत्र की तो आप ये कहेंगे कि वह तंत्र जिसमें पाचन का अध्ययन किया जाए या पाचन से संबंधित जो तंत्र होता है, वह तंत्र जिसमें पाचन क्रिया होती है उसे हम क्या कह देंगे, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र 2 प्रकार का होता है, या 2 टाइप से पाचन तंत्र 2 प्रकार का होता है, 2 हिस्सों में विभक्त होता है।
एक तो होता है आहार नाल, जो एक लंबी नलिका होती है, इसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोल देते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां जो होती हैं ये पाचक रस का स्त्रवण करेगी, कोई रस स्रावित करेगी जिससे पाचन होगा। तो आहार नाल में विभिन्न भाग होंगे जहाँ पे भोजन जो होता है वो रहता है, और पाचक ग्रंथियां जो होती है इनके द्वारा कोई पाचन रस स्रावित किए जाते हैं जिससे पाचन क्रिया होती है। तो पाचक ग्रंथियां जो होती है मैं आपको नॉर्मल रूप से एक बार बता देता हूँ। 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आप जानते हैं लार ग्रंथि, इसके बाद में यकृत, और इसके बाद में क्या होगी अग्नाशय। और आपको ये भी पता है यकृत जो होती है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। आगे हम बढ़ते हैं, पहले आहार नाल का अध्ययन करेंगे, उसके बाद में पाचक ग्रंथियां जो है उनका अध्ययन करेंगे। इस लेसन में या इसके आगे जितने भी मानव कार्यकी के लेसन है, जैसे श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, इन तंत्र में एक बात ध्यान रखना कि 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। 2 प्रकार के, एक तो होता है संरचना से संबंधित और एक संबंधित होता है क्रिया विधि से। 2 चीजें आपको पूछी जाएंगी। या तो आपको कहेगा कि पाचन तंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। संरचना का मतलब हमें सिर्फ उसकी संरचना बतानी है कि वो आकार में मतलब दिखाई कैसा देता है। कार्य विधि या क्रिया विधि जो है इसमें हम बताएंगे कि पाचन क्रिया हो कैसे रही है। इसी प्रकार श्वसन तंत्र की बात करेंगे तो श्वसन तंत्र में एक तो श्वसन तंत्र की संरचना हो जाएगी, श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या होते हैं, और दूसरा क्रिया विधि पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र जो है इसमें जो श्वास हम ले कैसे रहे हैं, छोड़ कैसे रहे हैं, ऑक्सीजन कैसे अंदर जा रही है, CO2 कैसे बाहर आ रही है। तो ये ध्यान रखना संरचना और क्रिया विधि का। संरचना जो है ये पूछे तो आपको सिर्फ संरचना लिखनी है, क्रिया विधि पूछे तो सिर्फ क्रिया विधि लिखनी है। ये ना हो कि पूछ संरचना के बारे में रखा है और आप क्रिया विधि बता के आ जाओ कि पाचन ऐसे होता है, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर क्रिया विधि पूछ रखी है और आप उसमें संरचना उतार आए कि संरचना ऐसे होती है, तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम संरचना के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बाद में हम क्रिया विधि को लेंगे, उसके बाद में इसमें जो आहार नाल की ओटी की है, एस्ट्रोलॉजी है, उसका अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं संरचना की ओर। सबसे पहले संरचना पढ़ते हैं, आहार नाल की संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद में पाचक ग्रंथियां, उसके बाद में इनसे जो पाचन क्रिया हो रही है उसका अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल की, जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। आहार नाल क्या होती है तो आप बताएंगे कि एक लंबी नलिका नुमा संरचना होती है, एक लंबी नलिकाकार कुंडलित संरचना होती है। ये जो नलिका होती है ये कुंडलित होती है, लंबी संरचना होती है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 6 मीटर लंबी होती है। 5 से 6 मीटर, आपकी किताब में शायद 4 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, सही है, वो भी इतनी लगभग होती है। ये एग्जैक्ट इसका कोई वो लंबाई नहीं है, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है और मैं आपको ये बता रहा हूँ 5 से 6 मीटर लंबी होती है। इसके बाद में बात करें तो आहार नाल जो होती है ये पूर्ण होती है। पूर्ण का क्या मतलब है यहाँ पे? पूर्ण का मतलब ये है कि इसमें ये जो आहार नाल होती है ये मुख से शुरू होती है और गुदा पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि इसमें मुख और गुदा दोनों छिद्र पाए जाते हैं या दोनों द्वार उपस्थित होते हैं। इससे मुख के द्वारा हम पोषण को ग्रहण करेंगे और गुदा के द्वारा हम जो अपचित भोजन है जिसे हम मल कहते हैं उसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये बात की हमने आहार नाल की। इसके अलावा एक बात और करें कि जो व्यक्ति अगर मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जो आहार नाल होती है वो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई कैसे बढ़ जाती है? वो 5-6 मीटर लंबी होती है और जब मृत्यु होती है तो वो लगभग 9 मीटर के लगभग हो जाती है या 7 से 8 मीटर लंबी हो जाती है। ज्यादातर 9 मीटर भी बताते हैं, 9 मीटर लंबी हो जाती है। आपकी किताब में 7 से 8 मीटर लिखा हुआ है, इसलिए किताब की भाषा बोल रहा हूँ मैं।
तो जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद में ये 9 मीटर तक लंबाई की हो जाती है। क्यों हो जाती है मृत्यु के बाद में? क्योंकि इसमें जो छोटी आहार नाल छोटी जो आंतर होती है, या हम कहें कि क्षुद्रांतर जो होती है, इस क्षुद्रांतर के अंदर वलन होते हैं इस प्रकार से, और जो मृत्यु होती है तो ये वलन खुल जाते हैं और ये बिल्कुल क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है। और सीधी होने के कारण क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। ये बात की हमने आहार नाल। आहार नाल जो होते हैं इसके कुछ पार्ट होते हैं, इसके कुछ भाग होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मैं यहाँ पे एक बार ये डायग्राम पूरा करता हूँ, इसको देखिएगा। ये जो भाग है, ये जो मुख है, यहाँ पे इसे हम मुख कहते हैं। और जो मुख होता है या माउथ जिसको बोलते हैं, इसके अंदर इसे माउथ कह देते हैं। और माउथ के अंदर क्या होती है, एक मुख गुहा होती है। मुख गुहा को हम बक्कल कैविटी बोल देते हैं। मुख गुहा जो होती है, इसके पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम गर्सनी बोल देते हैं। और गर्सनी जो होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा कान बना लेता हूँ। गर्सनी जो होती है, इस गर्सनी के बाद में जो भाग होता है वक्ष गुहा में, इसको हम बोल देते हैं गर्सिका। इसोफेगस बोल देते हैं इसे, ग्रासनाल भी कह सकते हैं। गर्सनी फेरिंक्स होती है, गर्सिका ग्रासनाल को इसोफेगस बोल देते हैं, ये गर्सिका होती है। इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे जो पेट जो होता है, उदर जो होता है वो शुरू होता है, और यहाँ पे हम बनाते हैं आमाशय। एक बार इतनी बात करते हैं हम प्रत्येक पार्ट को क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक संरचना के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मुख को लेंगे, उसके बाद में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम मुख की बात करते हैं। इसमें जो पहला पार्ट होता है, इसके जो भाग पढ़ेंगे, उसमें पहला जो भाग होता है वो क्या होता है, मुख होता है। मुख को हम माउथ बोल देते हैं। मुख क्या होता है, तो आप देखिएगा कि दो होठों द्वारा जो घिरी हुई आकृति है, दो होठों को मैं ओष्ठ बोल देता हूं, ओष्ठों या होठों द्वारा, दो ओष्ठों द्वारा घिरी हुई आकृति, दो ओष्ठों द्वारा घिरी हुई आकृति, जो आपको होठ दिखाई दे रहे हैं, इससे जो घिरी हुई आकृति है, यही क्या कहलाती है, मुख कहलाती है। इस मतलब पूरा जो चेहरा होता है ये फेस कहलाता है, या चेहरा कहलाता है, मुंह कहलाता है, मुंह बोल देते हैं हम। मुंह और मुख में क्या फर्क होता है, यही होता है। मुख तो सिर्फ होठों द्वारा घिरी हुई आकृति होती है, मुंह पूरा फेस होता है जिसमें नाक आंख भी होते हैं, कान भी होते हैं, गाल भी होते हैं। लेकिन मुख जो होता है सिर्फ दो ओष्ठों द्वारा घिरी हुई आकृति है। इसमें ओष्ठों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लेबियल ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो लेबियल ग्रंथि होती है, इसके स्त्राव के कारण जो होठ होते हैं वो चिकने रहते हैं। कैसे रहते हैं, चिकने रहते हैं। कौन सी ग्रंथियां, लेबियल ग्रंथियां। लेबियल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, होठों के ऊपर या ओष्ठों के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, लेबियल ग्रंथि के कारण जो होठ होते हैं वो क्या बने रहते हैं, चिकने बने रहते हैं। हो गया इतना, ये मुख के बारे में पढ़ा हमने। अब मुख जो होता है ये मुख गुहा में खुलता है। हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इसके दूसरा जो पार्ट है वो है मुख गुहा। देखिएगा, दूसरे पार्ट की बात करते हैं, मुख गुहा, जिसे हम बक्कल कैविटी बोल देते हैं। देखिएगा, मुख गुहा जो होती है, ये मुख जो होता है ये अंदर की ओर, मुख अंदर की ओर, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा जो होती है इसमें तीन चीजें होती हैं। मुख गुहा जो होती है, मुख के अंदर जो भाग होता है, मुख गुहा जो होती है, इसमें तीन भाग होते हैं, तीन ऑर्गन होते हैं, ये मान सकते हैं। एक तो होता है जीभ,
एक होता है तालु और एक होते हैं दांत। जीभ, तालु और दांत, तीनों की बात करते हैं। पहले हम जीभ की बात करते हैं। देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीभ की। जीभ जो होती है ये एक मांसल संरचना होती है। मांसल संरचना का मतलब मांस से बनी होती है। और ये कहाँ होती है तो आप बताएंगे मुख गुहा के फर्श पर होती है। मुख गुहा का जो फर्श होता है, मुख गुहा जो होती है, इसके नीचे का जो ये फर्श होता है, इस फर्श के ऊपर क्या होती है, मांसल संरचना होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, जीभ कह देते हैं। जीभ जो होती है आप देखेंगे कि आगे से तो क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आगे के से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। लेकिन पीछे से क्या होती है, ये जुड़ी होती है। पीछे से किससे जुड़ी होती है तो आप बताएंगे कंठिका अस्थि से जुड़ी होती है। कंठिका अस्थि। जीभ जो होती है आगे से स्वतंत्र होती है, हिला सकते हैं हम इसको, लेकिन पीछे से ये कंठिका अस्थि से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। एक बात ध्यान रखना, जो मेंढक होता है, हम मेंढक की बात करें अगर, तो मेंढक में क्या होता है, उल्टा होता है। मेंढक में आगे का जो भाग होता है ये तो जुड़ा हुआ होता है, पीछे का जो भाग होता है ये स्वतंत्र होता है। मेंढक की बात बता रहा हूं मैं आपको। पीछे से तो जीभ क्या होती है, स्वतंत्र होती है, आगे से क्या होती है, जुड़ी होती है। लेकिन हमारे अंदर उल्टा होता है, आगे से स्वतंत्र और पीछे से जुड़ी हुई होती है। इसको हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हटा देते हैं। 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, मेंढक को, फ्रॉग को। आगे बढ़ते हैं। जो जीभ होती है, इस जीभ के ऊपर जो आगे का पार्ट होता है, जो स्वतंत्र पार्ट होता है, आपने देखा होगा जब जीभ को ऊपर करते हैं आगे से, तो नीचे की ओर एक झिल्ली होती है। जीभ को आगे का जो भाग होता है इसको ऊपर करते हैं तो नीचे एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल नामक झिल्ली से जो जीभ होती है वो आगे से जुड़ी होती है। पीछे से कंठिका अस्थि से आगे का भाग स्वतंत्र होता है, लेकिन आगे का जो भाग नीचे से जुड़ा होता है वो नीचे से किससे जुड़ा होता है, फ्रेनुलम लिंगुअल नामक झिल्ली से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। जो जीभ होती है इसके ऊपर स्वाद से संबंधित कुछ अंकुरक पाए जाते हैं। स्वाद से संबंधित अंकुरक पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्वाद अंकुरक कहते हैं। ये जो स्वाद अंकुरक होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। पूरी जीभ के ऊपर फैले रहते हैं। मैं बात करता हूं कि ये जो अग्र भाग है जीभ का, इस अग्र भाग पे किस स्वाद के अंकुरक होते हैं तो आप बताएंगे मीठे स्वाद के अंकुरक होते हैं। जीभ का जो अग्र भाग होता है इस पे मीठे स्वाद के अंकुरक होते हैं। साइडों वाले जो ये पार्श्व भाग में जो स्वाद अंकुरक हैं ये खट्टे के लिए होते हैं। बीच में जो स्वाद अंकुरक होते हैं ये नमकीन के लिए होते हैं, यानी नमकीन का स्वाद आप बीच वाले स्वाद अंकुरकों से पता करेंगे। और पीछे के जो होते हैं ये तीखे या कड़वे के लिए होते हैं। तीखे या कड़वे स्वाद के लिए क्या होते हैं, जीभ के अंदर पश्च भाग में क्या पाए जाते हैं, अंकुरक पाए जाते हैं। पार्श्व वाले खट्टे के, बीच वाले मध्य वाले जो होते हैं नमकीन के, और आगे वाले जो होते हैं वो मीठे स्वाद को बताते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो जीभ होती है, इस जीभ का जो 2/3 भाग होता है पश्च का, पश्च भाग के अंदर जो 2/3 भाग होता है इसके ऊपर इसमें लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, लिम्फोसाइट सेल्स। और लिम्फोसाइट सेल्स क्या होता है कि जो रोगाणु प्रवेश करते हैं हमारे मुख से, तो यहाँ पे क्या होता है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है और उससे क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ये हमने किसकी बात की, जीभ की बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे के ऊपर, जिसका नाम है तालु। तालु के बारे में पढ़ते हैं अब हम।
देखिएगा, दूसरी बात करते हैं तालु की। तालु जो होता है, इसमें जो मुख गुहा का जो छत होती है, मुख गुहा की छत जो होती है, इसे हम क्या कह देते हैं? तालु कह देते हैं। मुख गुहा की छत को क्या कह देते हैं? तालु कह देते हैं। तालु जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है? कठोर तालु होता है, और एक क्या होता है? कोमल तालु होता है। कठोर तालु जो होते हैं ये दांत के जस्ट पास में होते हैं। जो हमारे दांत हैं, इस दांत के जस्ट पीछे जो ऊपर वाला तलवा होता है, तालु होता है, उसे क्या कहते हैं? कठोर तालु कहते हैं, क्योंकि ये अस्थियों से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? अस्थियों से निर्मित होते हैं, इसलिए इन्हें कठोर तालु कह देते हैं। थोड़े कठोर भी होते हैं। आप देखेंगे कि कठोर तालु जो होते हैं इसके अंदर ऐसे लहरदार संरचनाएं होती हैं। आप जीभ की सहायता से इसको महसूस कर सकते हैं। जीभ को जैसे ही आप दांत के पास वाले जो ऊपर वाला तालु है इसके टच करेंगे और टच करके आगे से पीछे की ओर जीभ को ले जाएंगे तो आपको ऐसे लहरदार संरचनाएं महसूस होंगी। ये जो लहरदार संरचनाएं होती हैं ये इसलिए होती है ताकि हमारे मुख गुहा में भोजन रुका रहे। अगर ये नहीं होंगी तो भोजन जो होगा वो मुख से बाहर आ जाएगा। ये क्या करते हैं? भोजन को अंदर रोके रखती है। अगर ये नहीं होंगी तो स्लिप हो जाएगा, भोजन बाहर की ओर आ जाएगा। तो ये जो कठोर तालु होता है इसमें ये लहरदार संरचनाएं पाई जाती है। बात करते हैं कोमल तालु की, तो जो इससे पीछे का जो तालु होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोमल तालु कहते हैं। कठोर तालु से पीछे की ओर जो तालु होता है कोमल तालु होता है। ये सिर्फ मांसपेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? मांसपेशियों का। मांसपेशियों का बना होता है सिर्फ कोमल तालु। आपने देखा होगा कि जब हम आलू की सब्जी खा रहे होते हैं या बाजरे की रोटी खा रहे होते हैं तो कई बार बाजरे की रोटी या जो आलू होता है वो हमारे तालू में चिपक जाता है। वो यहीं पे चिपकता है कोमल तालु के अंदर, क्योंकि कोमल तालु जो होते हैं ये मांसपेशियों के बने होते हैं और वहाँ पे गर्म भी लग जाता है अपने। लेकिन जबकि ये कठोर तालु में ऐसे नहीं चिपकता है। क्यों? क्योंकि कठोर तालु अस्थियों का बना होता है। कोमल तालु जो होते हैं जो मांसपेशियों के बने होते हैं, इस कोमल तालु में पीछे की ओर, इस कोमल तालु के पश्च भाग में पीछे की ओर एक संरचना लटकी रहती है। अब देखा होगा जब मुख को खोलते हैं तो उसमें एक घंटी सी लटकी रहती है। इस घंटी को या इस संरचना को हम कहते हैं आली जीवा, या इसे बोल देते हैं यूवुला। यूवुला या आली जीवा बोल देते हैं इसको। यूवुला जो होती है ये किस काम में आती है, क्यों होती है? कभी आपने सोचा नहीं होगा। ये होती क्या है कि इसके आगे हमारे जो ये नासा छिद्र है, जो नाक आपको दिखाई दे रही है, इस नासा छिद्र जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर की ओर कहाँ खुलते हैं? तो ये अंदर की ओर खुलते हैं जस्ट इसके पीछे की ओर। कहाँ खुलते हैं? जस्ट इसके पीछे की ओर। जैसे कि मान लीजिए आपको हाथ दिखाई दे रहा होगा, जो हाथ होता है इसको मैं मान लीजिए ये मुख गुहा का जो तालु है वो बना रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है? वो संरचना लटकी हुई है, या मान लीजिए जो यूवुला है वो लटका हुआ है। अब जैसे ही इधर से आप भोजन को खाएंगे तो भोजन को जैसे ही खाएंगे तो भोजन इस यूवुला के टच होगा, और इसके जस्ट पास में यहाँ पे क्या होते हैं? आंतरिक नासा छिद्र होते हैं। जैसे ही भोजन इधर से आएगा तो ये आंतरिक नासा छिद्र को क्या कर देगी? बंद कर देगी, और भोजन कहाँ चला जाएगा? आगे की ओर चला जाएगा। जिसके कारण मतलब इसके कारण भोजन जो होता है वो आंतरिक नासा छिद्रों में जाने से रोकता है। मतलब ये उसको जो कभी आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है ये भी कहाँ आ जाती है? इस नाक के अंदर आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आली जीवा होती है यूवुला, ये अच्छे से आंतरिक नासा छिद्रों को ढक नहीं पाती है। ये मतलब इसका कार्य होता है आंतरिक नासा छिद्रों को ढकने का। आंतरिक नासा छिद्रों को ढकती है ये, जिससे भोजन जो है ये नासा छिद्रों में नहीं जा पाता। लहरदार संरचनाएं होंगी कठोर तालु में। कोमल तालु जो होता है, ये जो कोमल तालु होता है इसमें यूवुला के बारे में इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ध्यान रखना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे दांत के बारे में।
टीथ हमारे शरीर में मुख गुहा में जो दांत होते हैं, मुख गुहा में दांत जो होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली जो विशेषता है वो है कि जो दांत होते हैं वो गर्त दंती होते हैं। गर्त दंती का मतलब होता है कि हमारे जबड़े की जो अस्थि होती है, जबड़े की अस्थि, इस जबड़े की अस्थि के अंदर गर्त बना होता है और इस गर्त के अंदर क्या होते हैं, दांत धसे होते हैं। गर्त गड्ढा होता है, आपको बताइए, दांत इसमें क्या होते हैं, धसे होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं। दूसरी बात करें तो दांत जो होते हैं ये द्विबार दंती होते हैं। द्विबार दंती का मतलब होता है कि जीवन में दांत 2 ही बार आते हैं। पहली जो बार दांत आते हैं जन्म के पश्चात उन्हें हमें दूध के दांत कहते हैं, दूध के दांत, दूध के दांत कहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, स्थायी दांत आते हैं। आगे सुनिएगा, तीसरी बात करें, द्विबार मतलब 2 बार आते हैं। तीसरी बात करें विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है जो दांत होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब कि वो 4 प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए इसे विषम दंती कहा है। चारों टाइप की बात करते हैं। जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहले जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं करंतक दांत, इंसिसर बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं रदनक दांत, जिसे केनाइन बोलते हैं। तीसरे होते हैं अग्र चवर्णक, जिन्हें हम परिमोलर बोलते हैं। और चौथे होते हैं चवर्णक, जिन्हें हम मोलर बोलते हैं। 4 प्रकार के दांत, करंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। करंतक दांत जो होते हैं ये काटने का कार्य करते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। उसके बाद में रदनक जो दांत होते हैं ये चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं भोजन को। जो अग्र चवर्णक होते हैं ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और जो चवर्णक होते हैं ये भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, चारों दांतों की हमने बात की। ये 4 दांत कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। दांत टोटली कितने होते हैं आपको पता है, 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें 32 दांत होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनमें 20 दांत होते हैं। 20 के बाद में ये संख्या 28 होती है और 28 से फिर कितनी हो जाती है, 32 से हो जाती है। देखिएगा कि हमारे जो नाक है, इस नाक की सिधाई में एक जबड़ा इधर होता है, एक जबड़ा इधर होता है। 2 जबड़े होते हैं मतलब और 2 जो जबड़े होते हैं इनमें एक जबड़ा ऊपर वाला होता है, एक जबड़ा नीचे होता है, क्योंकि ऊपर भी दांत होते हैं और नीचे भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, आपके आगे के जो दांत है वो 4 दांत इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ये जो 4 दांत है ये नीचे भी सेम होंगे ऐसे ही। 4 जो दांत होते हैं ये दांत क्या कहला रहे हैं, करंतक दांत कहलाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, काटने का होता है। दूसरी बात करें, इसके एक इधर नुकीला दांत होता है, इसके इधर भी एक नुकीला दांत होता है। सेम प्रोसेस नीचे भी होती है, ऐसी ही ऐसी। तो ये जो दांत होते हैं ये दांत होते हैं रदनक दांत, जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, मतलब मांस जो खाते हैं उनमें ये दांत होते हैं, क्योंकि मांस जो होते हैं उसको चीरना फाड़ना पड़ता है। इसके बाद में जो 2 दांत होते हैं वो इधर और 2 दांत जो होते हैं वो इधर, यानी कि सेम प्रोसेस इधर करेंगे हम। जो 2 दांत होते हैं ये जो दांत होते हैं ये कहलाते हैं अग्र चवर्णक, जिनका कार्य भोजन को चबाने का होता है। इसके बाद में 3 दांत इधर और 3 दांत इधर, यानी कि 3 दांत मैं इधर बात करूं, 3 दांत मैं इधर बात करूं, तो ये होते हैं चवर्णक दांत, जो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये 16 दांत हो गए, ये 16 दांत हो गए, दांत कितने हो गए, 32। अब मैं इसको बीच में से एक लाइन खींच के 2 भागों में बांट देता हूँ। 2 भागों में बांट दिया, इधर वाला जबड़ा और इधर वाला जबड़ा। ये भी एक जबड़ा है और ये भी एक जबड़ा है।
एक जबड़े की बात करें तो हम लिखेंगे आगे दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र का मतलब होता है, हम परिभाषा दें तो दांत की जो संख्या होती है, दांत की संख्या तथा व्यवस्था, किस प्रकार से वो व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। दांत की संख्या तथा व्यवस्था को क्या कहते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। तो दंत सूत्र लिखने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि जो जबड़ा होता है ये इधर, इसमें करंतक दांत देखिए कितने हैं? 2 हैं, यानी इंसिसर दांत कितने हैं? 2 हैं। 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे लिख दिया मैंने। अब आगे होता है केनाइन दांत। केनाइन दांत ऊपर कितना है? 1 है, नीचे भी कितना है? 1 है, यानी 1/1 लिख देता हूँ। यहाँ पे चवर्णक दांत यानी कि प्रीमोलर जो है कितने हैं? प्रीमोलर यहाँ पे 2 है, नीचे भी कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे मोलर दांत कितने हैं? 3, नीचे भी कितने हैं? 3, यानी कि जो मोलर दांत है ये 3/3 लिख दिया मैंने। 3 ऊपर है, 3 नीचे है। अब ये एक जबड़े की बात की हमने, जबड़े कितने हैं? 2, तो इसको मैं गुणा कर दूं 2 से, तो ये टोटली दांत कितने हो जाते हैं? 32 हो जाते हैं, यानी कि ये क्या कहलाता है? दंत सूत्र कहलाता है। दंत सूत्र जो होता है, अगर आपसे सीधा पूछा जाए प्रश्न के रूप में दंत सूत्र को लिखिए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो 21-23 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। 21-23/21-23। समझ में आ गया?